चलो, तो आज के लिए हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर एंड हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे। नाम क्या था? मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक? सबसे पहले तो ये समझ लो, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में क्या घोला जाए? विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर क्या होगा? 1 मोल घोलने पर राइट, विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है। अब तो विलयन बन गया ना। विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे ही क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? केबीसी से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या था इसका? रुक जा जिससे पूछूंगा वही बताएगा। बोलो हर्षित, बोलो बोलो। ईवी बराबर के बी बराबर, अच्छा के बी बराबर 1000। चलो आगे। 1000 फिर 100 गुणा। दिन भर तो पढ़ते रहते हो, बात ये है ना। बोलो ना। एम बराबर समझ गए? ये है स्मॉल डब्ल्यू। क्या चीज है? विलेय का भार। कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। भाई थोड़ा ध्यान रखो, इतनी छोटी छोटी चीजों में मत अटका करो। नेक्स्ट, आणविक उन्नयन स्थिरांक। ये बता दो क्या होता है, इसमें अंतर बता दो, फिर कराएंगे नहीं इसको अगर जानते हो। फॉर्मूला में क्या अंतर हो जाता है? 1000 की जगह पे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है बस, यानी कि डेफिनेशन में भी सेम हो जाएगा। क्या लिख देंगे हम लोग? 100 ग्राम 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक में, हाँ ठीक है, 100 ग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर, विलेय के 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जो कमी होती, सॉरी नींद कुछ की नहीं है अभी, जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? आणविक उन्नयन स्थिरांक। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? m बराबर गुणा और इनके बेसिस से बहुत सारे हम लोगों को सवाल करने होते हैं, हम लोगों ने किए भी हैं। ठीक है, ध्यान दे लो इधर ही साइड भाई। ओके, अब इसके बाद कौन सा टॉपिक करने वाले हैं हम लोग? तुम लोग इसको जरा देखो, मैं 1 मिनट इंक डाल दूं इसमें। मिटाल रहे हैं। उन्नयन और अवनमन को पकड़ लेना बस, अब हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं तुम लोगों से मोलल अवनमन स्थिरांक, अब तो बता दोगे क्या होता है?
1 किलोग्राम विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर विलेय के 1 मोल घोलने पर विलयन के, बिल्कुल सही बात है, विलयन के हिमांक में जो कमी आती है उसी को क्या कहते हैं? बात खत्म हो गई। उसे क्या कहते हैं? मोल लवणता स्थिरांक कहते हैं। किससे लिखते हैं इसको? फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर 1000 kf स्मॉल w नीचे और अगर मैं यही आणविक अवनमन स्थिरांक के लिए फॉर्मूला पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? आणविक अवनमन स्थिरांक। फॉर्मूला में अंतर होगा ना सिर्फ, बाकी डेफिनेशन तो सेम ही रहती है। क्या हो जाएगा बोलो? यही तो रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं कराई है। डेफिनेशन में आप जहां आपको 1 किलोग्राम दिखाई दे रहा है वहीं आप क्या कर लेना, 100 ग्राम। बात खत्म, आपको पता चल जाएगा कि आणविक अवनमन स्थिरांक क्या होते हैं। तो क्या ये वाली बात पता चल गई? कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। फिर इससे आगे की बात करेंगे हम लोग। और अब अणु संख्या गुणधर्म जो चल रहे थे उनमें लास्ट अणु संख्या गुणधर्म होगा शायद, क्योंकि हिमांक में अवनमन तक हम कल निपटा चुके थे और कल हमारे पास फोन आ रहे थे बहुत। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे परासरण। अणु संख्या गुणधर्म ही है ये। वैसे परासरण दाब होता है, पहले परासरण पढ़ लो फिर परासरण दाब पढ़ लेंगे। परासरण का मतलब क्या होता है बताओ जरा? और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है, जब सीधा सीधी बात है कि एक विलयन के अंदर 2 अलग अलग सांद्रताओं के विलयन भर दिया एक पात्र के अंदर, जैसे यहां हमारा सांद्र विलयन मान लो और इधर बना तनु विलयन, दोनों को रख दिया और इसको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है। तो इसमें तनु विलयन के अणु जो होंगे वो सांद्र विलयन की ओर गति करने लगेंगे और इसी गति को हम लोग क्या कह देंगे? परासरण। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात है। चाहो तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो उसकी। क्या लिखोगे बोलो? जब किसी बर्तन में विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को रखा जाता है, विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके रखा जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके रखा जाता है तो तनु विलयन के अणु सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को, राइट, इसी प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। परासरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। और परासरण कितने प्रकार का होता है भाई? परासरण 2 प्रकार का होता है। पहला अंतः परासरण, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कराया था मैंने, राइट। और दूसरा बाह्य परासरण।
बिल्कुल सही बात है। इसमें मैंने क्या बोला था कि एक काम करो, तनु विलयन भर लो और उसके अंदर क्या डाल दो, एक किशमिश डाल दो। तो क्या होगा किशमिश डालने पर? राइट, तनु विलयन के अणु सांद्र विलयन की ओर गति करेंगे, कॉमन सी बात है। तो किशमिश फूल के अंगूर बन जाएगी, मोटी हो जाएगी वो। ठीक है। और यहाँ एग्जाम्पल कौन सा लिया था मैंने? इधर बोला था कि सांद्र विलयन ले लो और इसके अंदर कौन डाल दो, अंगूर। तो ये अंगूर कुछ समय बाद कैसा बन जाएगा? क्योंकि अंगूर के अंदर तनु विलयन होगा और बाहर सांद्र विलयन होगा। सांद्र विलयन तनु विलयन के अणु सांद्र विलयन की ओर गति करने लगेंगे, परासरण की क्रिया होगी। इस प्रकार से इसको बाह्य परासरण और इसको अंतः परासरण कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं लग रहा। इतना समझ लो, किशमिश के अंदर जो विलयन भरा होगा वो सांद्र होगा ना, बाहर जो विलयन भरा है वो कैसा है, तनु है। ये वाला तनु है। अणु हमेशा कहां से कहां की ओर गति करते हैं, तनु से सांद्र की ओर। तो ये तनु से सांद्र की ओर ही तो अंदर को गति करने लगेंगे, और अंदर गति करेंगे तो जाहिर सी बात है ये खुल जाएगी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? खोली जरा, कौन है बजा रहा होगा ना कोई? पूछना क्या बात है? आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही। किसकी आवाज नहीं आ रही? की आवाज ना नहीं, वो अभी बजा क्यों रहे थे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। तूने बजाया था, किसने बजाया था? भाई बजा तो रहे होगे, और मैं तो बजा रहा हूं। भाई तो हाड़ का देता अर्ज। चलो, ये बात समझ में आ गई? भाई भैया कहाँ को रहोगे? बंद है तो बंद रहने दो। चलो, परासरण दाब बताओ क्या होता है? क्रिया को रोकने के लिए। राइट, बिल्कुल सही बात है। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए किसके ऊपर दाब लगेगा? सांद्र विलयन के ऊपर जो दाब लगाया जाता है, सांद्र विलयन के ऊपर जो दाब लगाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? और ये लास्ट अणुसंख्या गुणधर्म था जो हमने खत्म भी कर लिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे परासरण के नियमों पर। परासरण के नियम। परासरण के नियमों में आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा जिसका नाम है बॉयल-वॉन्टॉफ नियम, है ना? क्या होता है? बिल्कुल सही है, स्थिर ताप पर किसी गैस की, स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब, स्थिर ताप पर किसी गैस, हाँ सॉरी, किसी विलयन का, स्थिर ताप पर किसी विलयन का आंशिक दाब। मैं कर क्या रहा हूं? हाँ भैया, परासरण के नियम कर रहे हैं। परासरण दाब क्या कहलाता है? उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब यह है P समानुपाती C। दूसरा नियम आया था कौन सा? चार्ल्स-वॉन्टॉफ नियम। ये क्या बोल रहे थे? ये परमताप के समानुपाती बोल देते हैं आंशिक दाब को, है ना? यानी कि P परासरण दाब। सही है। अब तो पीछे ही पड़ गई हमारे। P समानुपाती डेल्टा T, परमताप है ना? हाँ ठीक है, तो P समानुपाती T के हो जाता है।
तीसरा भी हो गया। अब तीसरा कौन सा था? सामान्य विलयन के लिए समीकरण को पीवी बराबर है ना टी। सामान्य विलयन समीकरण क्या होती है? सामान्य विलयन समीकरण पीवी बराबर एनआरटी। अब इसको जितनी तरीके से आप लिख सकते हो वो आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था शायद समपरासरी विलयन, जो पहले ही पढ़ा चुका था मैं। समपरासरी हो गया था? नहीं हुआ था? तो समपरासरी विलयन क्या होते हैं? कोई एक बोला करो, बोलो। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समपरासरी विलयन। परासरण दाब समान होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सा? जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? बॉन्ड ऑफ गुणांक? नहीं, एक आप लोगों ने पढ़ा था अति परासरण, अति परासरण दाबी और अल्प परासरण दाबी, ये पढ़ा था। अति परासरण दाबी और अल्प परासरण दाबी ये क्या होते हैं बताओ? राइट। आपने एक मतलब विलयन बना के सोल्यूशन बना के तैयार कर लिया है और दो विलयन रखे हैं। दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा उसे क्या कहेंगे? अति परासरण दाबी। और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसको क्या कहेंगे? अल्प परासरण दाबी। बस इस बात को याद रखना, वो इसी तरीके से भी याद रह जाएगी। इसका परासरण क्या होगा? इसका परासरण दाब कम होगा और इसका परासरण दाब अधिक होगा। ठीक है। और हम लोगों को अब शायद लास्ट टॉपिक ही करना होगा मुझे लगता है, क्योंकि यहां तक हम लोगों ने काफी कुछ निपटा दिया है। परासरण और विसरण में अंतर कर लेना। एक और जहां हमने परासरण पढ़ाया था वहां मैंने एक चीज भी नहीं बोली, वो आप लोग याद रखना कि सबसे अच्छी झिल्ली किसकी बनाई जाती है? कॉपर फेरोसाइनेट की झिल्ली होती है, ये याद रखना। इसके अलावा झिल्लियां कौन कौन सी होती हैं? अंडे की झिल्ली होती है, नींबू की झिल्ली होती है, सही है, राइट। इनको आप लोगों को याद रखना है। अब लास्ट टॉपिक ही है जिसका नाम है बॉन्ड ऑफ गुणांक। बॉन्ड ऑफ गुणांक क्या होता है? बॉन्ड ऑफ गुणांक आई बराबर संगुणक या वियोजित अणुओं की संख्या, संगुणक या वियोजित होने से पहले अणुओं की संख्या, संगुणक या वियोजित होने के पश्चात अणुओं की संख्या बटे संगुणन या वियोजन से पूर्व। और यहां से निकाल लिया जाता है आई। ठीक है, आपका चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने सच में नहीं कराई हैं, जो आसान है, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं आपको अभी बोलूंगा जो कि आपको करने पड़ेंगे इसी वक्त। ओके, तो इसे तो हो गया रिवीजन, कहना रिवीजन हो चुका है। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे जो एक वीडियो में और बनाऊंगा, उसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डाल दूंगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो वो थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, सारे कंबाइंड मिलके ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। जितनी बार भी पढ़ो उतनी बार या तो खुद से इतनी कुब्बत में आ चुके हो, इतनी बार पढ़ चुके हो कि किताब से पढ़ते ही सब समझ में आ रहा था, तो किताब से ही पढ़ना, क्योंकि ज्यादा कंफर्टेबल होगा। और नहीं है तो सीधे कानों में लगाना एयरफोन, सब चीज पहले किताब से पढ़ लेना, एयरफोन लगाना, वीडियो चलाना, सो जाना, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते चले जाना। बाकी बातें करेंगे कल। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, ऐश करो मौज करो।